नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आप सबसे एक निवेदन है कि आप लोग मेरा ये वीडियो आगे तक और दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, परिजनों तक पहुँचाएँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हों। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट किया करिए कि कैसा आपको लगा पढ़ने में, पर डे का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है ना? चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एटमॉस्फियर को। एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल, ठीक? तो वर्ल्ड जियोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड जियोग्राफी में हमने आपको बताया था कि हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर, बायोस्फीयर, ठीक? तो 1-2 चीज़ें अभी हमने ड्रॉप करके रखी हैं, छोड़ के रखी हैं कि उसको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे जल संधियाँ हाइड्रोस्फीयर में थी, ठीक? जल संधियाँ जब हम लोग पर्टिकुलर किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कॉन्टिनेंट के आसपास जितनी भी जल संधियाँ हैं। लास्ट बचा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को भी लास्ट में बताएँगे जब इंडिया टोटल पढ़ लेंगे तो ऑल वर्ल्ड या ऑल इंडिया की जितने भी बायोस्फीयर रिज़र्व भारत सरकार ने घोषित कर रखे हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनका लोकेशन जानेंगे, कहाँ पे, किस राज्य में और किस डिस्ट्रिक्ट में है, जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में। तो वो एक-एक करके जितने भी बायोस्फीयर रिज़र्व हैं, नेशनल पार्क हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक? तो आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, ठीक? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी वर्ल्ड जियोग्राफी आपका ख़त्म हो चुका है। अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे रीजनल जियोग्राफी, क्षेत्रीय भूगोल। क्षेत्रीय भूगोल में पर्टिकुलर एक-एक कॉन्टिनेंट को हम लोग उठाएँगे और उनकी जितनी भी इम्पोर्टेंस हैं, उनकी नदियाँ, पर्वत, पठार और उनके भी इम्पोर्टेंस, कौन सी रिवर्स किस रेखा को 2 बार काटती है, या ये सारी चीज़ें एक बार फिर से देखेंगे, ठीक? तो वर्ल्ड जियोग्राफी खत्म है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 2 बार 2 चीज़ें ध्यान देनी है। एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और दूसरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक? यानी जियोग्राफिकल का मतलब होता है भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति या भारत की भौगोलिक संरचना, और दूसरा है भारत की भूगर्भिक संरचना। यानी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हमको ये जानना है कि ये है क्या आखिर? तो सीधी सी बात समझिए कि भौगोलिक संरचना का मतलब कि भारत की भौगोलिक संरचना किस प्रकार की है, कैसे भारत का बॉर्डर सीमा है, भारत के द्वीप कहाँ-कहाँ पर कैसे हैं, ठीक है ना? भारत का बॉर्डर किस-किस देशों के साथ साझा होता है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं? जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में। और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भारत की स्थिति, यानी किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है, कितनी कितने प्रकार में भारत की भौगोलिक स्थिति को बाँटा गया है, पर्वत, पठार, ठीक है ना? रेगिस्तान, इन सारी चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ेंगे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। तो भारत की जो भौगोलिक संरचना है, उसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, ठीक? ये सारी चीज़ें हमें जानना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल को पढ़ना, ठीक? तो जैसा कि आप लोग पीछे मेरे देख रहे हैं कि ये एक नॉर्मली भारत का मैप है, ठीक? भारत के मैप में अगर हम लोग देखें तो ये है अरब सागर, यानी अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये है अरब सागर, ये है बे ऑफ बंगाल, और ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यानी ये है हिंद महासागर जिसे हम लोग कहते हैं। तो हिंद महासागर का ही पार्ट है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो अब हम लोग देखते क्या हैं कि ये जो आप मध्य भारत से ये दक्षिण भारत जो देख रहे हो, इसे कहा जाता है क्या? इंडियन पेनिसुला, यानी प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप को, अगर प्रायद्वीप को डिफाइन कैसे किया जाता है कि ऐसा लैंडफॉर्म जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप की डेफिनेशन क्या है
कि ऐसे लैंड जो चारों तरफ से जल से घिरे हों उन्हें हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक, तो भारतीय प्रायद्वीप जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन से मिलकर बना हुआ है, यानी ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन पेनिनसुलर यानी भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। अब भारतीय प्रायद्वीप की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पर है ये, तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को बांटा गया है चार पार्ट में। एक बांटा गया है, एक है जैसे हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था शुरू की क्लास में ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। तो भारत की अगर एग्जैक्ट स्थिति पूछा जाए तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थिति इसकी कहां पर है, स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है भारत की स्थिति। ठीक, यानी पूर्वी गोलार्ध को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, 0 डिग्री जीएमटी से 180 डिग्री जीएमटी की 180 डिग्री देशांतर के बीच को हम लोगों ने कहा था पूर्वी गोलार्ध, यानी जीएमटी से 0 डिग्री पूर्व की तरफ जो भी 180 तक देश हैं, लैंड हैं, उन्हें हम लोग पूर्वी गोलार्ध में रखते हैं, और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जितने भी देश और कॉन्टिनेंट आते हैं उन्हें हम लोग वेस्ट हेमिस्फीयर में रखते हैं। तो इसे आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में भारत की स्थिति है। ठीक, अब आपको पता है कि इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है ये, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को दो बराबर भागों में यानी आधे से बीच से होकर गई है। ठीक, तो होता क्या है कि भारत की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो अगर मान लें कि इक्वेटर यहां से होकर गया है इस नीचे से, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी ऐसे ऊपर आते आते भारत की जो शुरुआत होती है उत्तरी गोलार्ध में वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट, और फिर उसके बाद 8 से लेके 36 डिग्री 6 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। यानी अगर भारत को पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से स्टार्ट होता है कहां तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, और अगर हम बात करें पूर्व पश्चिमी से लेके पूर्वी गोलार्ध का विस्तार, तो 68.7 डिग्री से स्टार्ट, देशांतर से स्टार्ट होता है और पहुंचता है वो कहां पे, 97 डिग्री 25 मिनट की डिस्टेंस पे देशांतरीय विस्तार है। यानी लगभग लगभग अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री का अंतर है, और पश्चिमी से लेके पूर्वी गोलार्ध के बीच में भारत की अगर देशांतरीय स्थिति देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक, तो ये तो बात हो गई यहाँ की। यानी अगर हम देखें कि भारत की स्थिति कितनी है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पे जो जगह है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गौर माता। यानी ये जो पॉइंट आप देख रहे हो भारत की पश्चिमी बिंदु, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गौर माता कहते हैं। ठीक, और जो पूर्वी स्थिति है, सबसे पूर्वी बिंदु जिस जो भारत की है उसे हम लोग किबीथु कहते हैं, इसे किबीथु कहते हैं। ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये है आपका गुजरात में। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु आप लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, यानी ये जो उत्तरी बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है उसे हम लोग कहते हैं, अब दक्षिणतम बिंदु में दो चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे मुख्य भूमि की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर
मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, यानी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरीन या कन्याकुमारी। यानी जब अंग्रेज आए थे तो इस तट को उन्होंने कहा था केप कैमोरीन। आज कन्याकुमारी यहां पे बसा हुआ है, इसलिए आज हम लोग इसे क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। ठीक, तो ये जो है कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, अब आप लोगों ने सुना रहा होगा कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो वो केप ऑफ गुड होप से होकर आए थे। उत्तम आशा, केप ऑफ गुड होप, होप मीन्स आशा, गुड मीन्स अच्छा, यानी अच्छी आशा वाले अंतरीप से होकर आए थे। ठीक, तो वो कहां पे पड़ता है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो आज केप टाउन दक्षिण अफ्रीका शहर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन के नाम से जाना जाता है। उस टाइम, अंग्रेजों के टाइम, वो केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता था। वैसे ही केप कैमोरीन अंग्रेजों का ही दिया नाम है, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अब हम लोग देखें कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का जो डिस्टेंस है, वो है, उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की ये जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ये जो लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अभी हमने बात की कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह किस अक्षांश पर स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश है। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि जीएस की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कहां से एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना दे, तो आपको बारीक से बारीक चीजें, हर चीज आपको अपने माइंड में रखना होगा। तो कन्याकुमारी, भारत की मुख्य भूमि जो है कन्याकुमारी, किस अक्षांश पे स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट। यानी यहीं से भारत की मुख्य भूमि की शुरुआत होती है। और अगर हम बात करें कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे मुख्य भूमि की का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 4 मिनट। यानी यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं 6 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट जो है वो इंदिरा पॉइंट, यानी भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात हो रही है, 6 डिग्री 8 मिनट 4 मिनट, और 8 डिग्री 4 मिनट जो है भारत के मुख्य भूमि की शुरुआत होती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी है, आप याद कर सकते हो, माइंड में रख सकते हो कि 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और 8 डिग्री 4 मिनट भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब सवाल ये उठता है कि जहां पे इंदिरा पॉइंट प्रेजेंट टाइम में है वो क्या है वहां पर, तो वहां अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स यानी म्यांमार के कोको आइलैंड से, यानी यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, और कोको आइलैंड जो है वो किसका है, कोको आइलैंड जो है वो किसका है, म्यांमार का। और भारत का कोको चैनल से ये अंडमान आइलैंड से, अंडमान निकोबार आइलैंड से अलग हुआ है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट नोट कराते चलेंगे, बताते चलेंगे। तो कोको आइलैंड किसका पार्ट है, म्यांमार का, और म्यांमार कोको आइलैंड, कोको चैनल से भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड्स अलग होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अंडमान निकोबार है, इंदिरा पॉइंट किस आइलैंड पे है, तो वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे।
यानी अभी हम लोग जब पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के बारे में तो काफ़ी सारे फैक्ट आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में आ ही जाता है। तो आपको ये क्लास मिस नहीं करनी है, आपको देखना है और सारी चीज़ें बाकायदे नोट्स बना लेनी है। तो हमने कहा कि इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे स्थित है और उसका जो अक्षांश है वो है 6 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या कि एक चीज मैं यहां बताना चाह रहा था कि चलिए ठीक है, तो हमने कहा कि अरब सागर, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। अब भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात कर लें या भारत के क्षेत्रफल की बात कर लें तो 32 लाख 87 हजार 263 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, कई सारे एग्जाम में यूपी पेट में पूछा गया है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है पेट, उसमें पूछा गया है कई बार ये एग्जाम, कई बार क्वेश्चन। ठीक, और तो भारत का और टेट लेवल में कई जगह पूछा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि 32 87 263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। भारत की जो स्थलीय सीमा है यानी यहां से लेकर इधर होते हुए यहां होते हुए बांग्लादेश तक, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। और यही तटीय सीमा और द्वीपों सहित अगर आइलैंड्स की सीमा की बात कर ली जाए तो 7516 किलोमीटर है। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपके माइंड में हर चीज रहना चाहिए कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा 7516 किलोमीटर और भारत की टोटल सीमा, कुल सीमा 15,200 प्लस द्वीपों सहित 7,516 किलोमीटर अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर एग्जैक्ट है ये भारत की कुल सीमा। यानी जिसमें तटीय सीमा, स्थलीय सीमा और द्वीपों की सीमा, सारी सीमाएं जोड़कर 22,716 किलोमीटर भारत की जो बाउंड्री हो गई वो हो गई। ठीक, तो ये इतने फैक्ट आपको मिले। अब भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार है, ये आपका म्यांमार हो गया, यहां पे आपका भूटान है, ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका चाइना हो गया, यानी तिब्बत। तिब्बत जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, आज चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया है, अब तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा बन गया है। ये छोटा सा जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला, ये इतना अफगानिस्तान का हिस्सा है और फिर इधर पाकिस्तान। ठीक, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब पड़ोसी देशों की अगर हम लोग बात करें तो जिनमें से हमारे पड़ोसी देशों से हमारे जो संबंध हैं ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कुछ ही देशों से, यानी पाकिस्तान और चाइना से। बाकी नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश भी आजकल थोड़ा सा अपनी ट्रैक से चेंज हो गया है। ये वो दूसरा मुद्दा है, हम लोग कभी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा देश है। अब अगर हम लोग देखें कि भारत की जो सीमा है किस देश के साथ सबसे ज्यादा साझा होती है, तो उसको आप लोग एक एक करके हम लोग नोट करेंगे कि किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमाएं साझा होती हैं भारत की। तो भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है वो इंडिया प्लस बांग्लादेश। ठीक, इंडिया और बांग्लादेश की जो सीमा है 4096.67 किलोमीटर। उसके बाद इंडिया प्लस
चाइना, इंडिया और चाइना की सीमा, यानी क्वेश्चन कई बार यह भी पूछा गया है कि भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर, यानी मोटा मोटा 4097 किलोमीटर, या आप 4096 भी लिख देंगे तो अगर ऑप्शन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। फिर उसके बाद इंडिया, और चाइना के बाद पाकिस्तान है, और इंडिया प्लस नेपाल चौथे नंबर पे है, ठीक। भारत और पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर साझा होती है, ठीक। उसके बाद 1751 किलोमीटर इसके साथ आपका नेपाल के साथ, फिर इंडिया, और नेपाल के बाद म्यांमार आ जाता है, म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। फिर उसके बाद इंडिया और भूटान आ जाता है, इंडिया और भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर। और फिर लास्ट में इंडिया प्लस अफगानिस्तान आ जाता है, सबसे कम 106 किलोमीटर, ठीक। यानी ये इतने फैक्ट हैं। ये फैक्ट तो हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन ये एक सिस्टम वाइज पूछा जा सकता है कि अगर 4 ऑप्शन दे दिए गए और उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक क्रम से लगाइए कि भारत किस देश के साथ कितनी ज्यादा सीमा साझा करता है, तो आपके माइंड में ये क्रम होना चाहिए कि भारत बांग्लादेश, भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत म्यांमार। अच्छा, ये दोनों नहीं रहे, मान लीजिए जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं ऑप्शन में, वो दोनों ऑप्शन रहे ही ना, भारत बांग्लादेश और भारत चाइना। तो ये आपके माइंड में एक सीक्वेंस होना चाहिए कि किसके साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है। तो उसके साथ इंडिया बांग्लादेश की अगर ना रहा तो भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत म्यांमार और ये, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि भूटान के बीच भारत और भूटान की सीमा के बीच कितने राज्य हैं जो भूटान की सीमा को टच करते हैं, तो सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान ही नहीं, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चाइना, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार और भारत बांग्लादेश, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो आइए एक एक करके नोट देखते हैं पाकिस्तान के साथ कितनी सीमाएं टच होती हैं। तो आपको पता है कि लद्दाख 1 हो गया, जम्मू कश्मीर 2 हो गया, पंजाब 3 हो गया, राजस्थान 4 हो गया और गुजरात 5 हो गया। यानी पाकिस्तान के साथ कितने राज्य टच करते हैं? 5 राज्य। तो पाकिस्तान के सामने हम लोग यहां लिख दे रहे हैं 5 स्टेट, 5 राज्य। 5 राज्य टच करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी पाकिस्तान की सीमा को भारत के 5 राज्य छूते हैं, ठीक। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य टच करता है जिसका नाम है लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा, न जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बनी, अब वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी को नॉर्थ वाला पार्ट लद्दाख के हिस्से में आ गया। यानी अब जो अफगानिस्तान से जो हमारा राज्य टच करता है वो हो गया लद्दाख। अब आ जाए हम लोग किसके पास? चाइना के पास। तो चाइना के पास अगर हम लोग देखें तो लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। यानी चाइना के बाद लद्दाख चाइना के साथ, दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना के साथ भी 5 राज्य
टच करते हैं, 5 स्टेट्स, 5 राज्य टच करते हैं। अब आई बात नेपाल की, तो नेपाल के साथ एक हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया यूपी, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया वेस्ट बंगाल, चौथा हो गया वेस्ट बंगाल, यानी नेपाल के साथ 4 ही राज्य टच करते हैं। ठीक, म्यांमार की अगर हम लोग भूटान की बात करें, तो भूटान में क्या क्या कौन कौन टच करता है? एक हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया आपका वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया असम, चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। यानी भूटान के साथ भी 4 स्टेट टच करते हैं भारत की। चाइना के साथ 5। म्यांमार की अगर बात करें, तो म्यांमार के साथ भी 4 स्टेट टच करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। यानी 4 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और चौथा हो गया मिजोरम। ये 4 स्टेट टच करते हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। अब लास्ट बचा बांग्लादेश। तो म्यांमार के साथ 4 स्टेट, भूटान के साथ 4 स्टेट, अफगानिस्तान के साथ 1 स्टेट, लास्ट बचा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, बांग्लादेश। यानी 5 स्टेट टच करते हैं इसके साथ भी। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो 5 स्टेट। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य किस किस देश को बिलोंग करते हैं या टच करते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए, और भारत का लोकेशन, भारत का मैप आपके माइंड में होना चाहिए कि भारत की स्थिति क्या है, कहाँ पे कौन से आइलैंड है, कहाँ से द्वीप है। ठीक है ना? तो और अगर हम लोग बांग्लादेश की बात, श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका हमारे देश का बॉर्डर शेयर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बीच में मन्नार की खाड़ी जो है और जो रामेश्वरम वाला एरिया है वो उसको अलग करता है। इसलिए हमारा जो देश श्रीलंका है वो हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है ना? तो ये हुआ आपका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसमें से मेरे ख्याल से तो कुछ छूटा नहीं है, कुछ चीजें अब इसका जो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसके आइलैंड्स और इसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग भारत के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।